So hello guys, welcome again on my YouTube channel My School My Economics। हम अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय पर पुनः बात शुरू करते हैं। जैसे कल की वीडियो में हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है, तो खाद्य सुरक्षा के अंदर हमने देखा कि 3 घटक महत्वपूर्ण हैं। पहला, खाद्यान्न की उपलब्धता हो। दूसरा, खाद्यान्न तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो और खाद्यान्न को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन हो, या हम कहें उसकी उपभोग करने की क्षमता हो। इस प्रकार से हम खाद्य सुरक्षा के 3 घटकों को देखा था। इसके बाद में हमने देखा कि खाद्यान्नों की असुरक्षितता सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, जिससे हमने देखा निर्धन व्यक्ति, भूमिहीन या संपत्ति विहीन वो व्यक्ति जो हाशिए पर बैठे हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और प्राकृतिक आपदा आने के बाद में सबसे ज़्यादा वही लोग सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार हरित क्रांति से पहले खाद्यान्नों की उपलब्धता ही खाद्य सुरक्षा थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद हमने किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के अंदर व्यक्ति की पहुंच को शामिल किया। जैसे हमने डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो एक अर्थशास्त्री है, भारतीय अर्थशास्त्री है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, उसके माध्यम से देखा कि खाद्यान्नों तक पहुंच होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हमने एक संगठन का नाम देखा था, FAO। उसकी एक मीटिंग हुई 1995 में, उसका जो सम्मेलन हुआ, विश्व खाद्य शिक्षा सम्मेलन, जिसके माध्यम से हमने देखा कि खाद्य की पहुंच सब तक बढ़ाना जरूरी है, और इन सब के लिए ज़रूरी था कि निर्धनता यानी गरीबी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से खाद्यान्नों के प्रबंधन के अभाव में बहुत बड़े संख्या में 1943 के बंगाल अकाल में लोग मारे गए, और मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी, लगभग 30 लाख लोग। हमने देखा था कि किस प्रकार से 1943 की तुलना में 1941 में उत्पादन कम था, लेकिन मौतें नहीं हुई। लेकिन 43 में ब्रिटिश शासन, क्योंकि हम उस टाइम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तो अव्यवस्था या अप्रबंधन या कुप्रबंधन के कारण अनाज की उपलब्धता होते हुए भी, या अनाज में इतनी ज़्यादा कमी नहीं थी, फिर भी लोग मारे गए। फिर हमने देखा कि खाद्य रूप से असुरक्षित कौन है, क्योंकि बंगाल अकाल के दौरान जो 1943 में आया, खाद्यान्न की उपलब्धता तो थी लेकिन लोगों की पहुंच नहीं थी। हमने देखा कि वैसी स्थिति या वैसा अकाल बाद में नहीं पड़ा, लेकिन हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में, या हम ये कहें जहाँ पर जनजातीय बहुल्य इलाका है, उस इलाके में, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इस इलाके के अंदर आज भी कमोवेश वैसी स्थिति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का ये विदर्भ का इलाका भी वैसा ही है, जहाँ पर अकाल हर साल कहीं न कहीं तांडव मचाता रहता है। फिर हमने देखा था कि इस खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित कौन है, तो हमने देखा भूमिहीन श्रमिक, सीमांत श्रमिक, और वो व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है, वो खाद्य रूप से असुरक्षित सबसे ज़्यादा है। हमने एक रामू की कहानी से देखा कि किस प्रकार से उसका बच्चा बाल श्रम करने के बावजूद भी घर का गुजर बसर नहीं होता। इसका मतलब ये लोग किस प्रकार से हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं और हमेशा के लिए गरीबी में जीने के लिए बाध्य किए जाते हैं। फिर हमने अहमद की कहानी से देखा कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा शुरू की गई राशनिंग के माध्यम से, राशन जो कार्ड जारी किए जाते हैं, उसके माध्यम से अहमद का जीवन कम आय से भी वो भूखमरी से नीचे नहीं जा रहा था, या भूखमरी से बच रहा है। किस प्रकार से ये कार्ड उनकी सहायता कर रहे हैं, इसके बारे में देखा। इसके बाद में हम एक तालिका के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि जो भूखमरी है वो किस प्रकार की है, यानी मौसमी कैसी है और दीर्घकाल में कैसी है। जैसे हमने मौसमी बेरोजगारी की बात की, वैसे ही भूखमरी भी मौसमी भी होती है और दीर्घकालीन, यानी ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति भूखमरी में पैदा होता है और जीवन भर भूखमरी में रहता है और भूखमरी में ही मर जाता है, और अगली पीढ़ी की भी लगभग यही दशा होती है, तो इसी को हम दीर्घकालिक भूखमरी कह देते हैं। हम देखते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि भूखमरी के जो प्रकार है वो ग्रामीण क्षेत्र में कैसा है और शहरी क्षेत्र में कैसा है। हम कुछ वर्षों के आधार पर तुलना करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1983 में मौसमी भूखमरी 16.2% थी, यानी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को खाद्यान्न कुछ समय के लिए नहीं मिल पाता, यानी 2 टाइम का खाना कुछ समय के लिए नहीं मिल पाता, बाकी समय के लिए मिल जाता है, तो 16.2% थी। और दीर्घकालिक भूखमरी 2.3% थी, और कुल भूखमरी 18.5% हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्र में। 1983 में राशनिंग के माध्यम से जो परिवर्तन आया, हमने या हमारी सरकार ने के सतत प्रयासों से हमने 93-94 में मौसमी बेरोजगारी घटाकर 1/4
कर दी, यानी 16.2 से 4.2% कर दी। और दीर्घकालिक जो भुखमरी है उसको 2.3 से घटाकर लगभग 1/3 0.9% कर दिया। इसके बाद में जो औसत है वो हमारी लगभग 30% के आसपास रही, यानी 18.5% से घटकर 80% हमने कम कर दी, 5.1% पर आ गई। 99-2000 में स्थिति में और सुधार हुआ। मौसमी और दीर्घकालिक दोनों भूखमरी में कमी आई, जो इस चीज़ का पैमाना है कि हमारी सरकार है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन है और जो हमारा स्तर है वो लगातार सुधर रहा है। वितरण की जो व्यवस्था है वो लगातार सुधर रही है और इस सुधर रही वितरण व्यवस्था के कारण भूखमरी की स्थिति में लगातार कमी आ रही है, यानी हम प्रत्येक व्यक्ति के पास खाद्यान्न पहुंचाने में सक्षम है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने कोविड जो बीमारी फैली, कोरोना जो बीमारी फैली 2019, कोविड-19 जो 2020 में फैली, इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने हाशिए पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा देने का वादा किया। लोगों को उपभोग्य क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता दी गई। परिणाम स्वरूप इस विकट महामारी के बावजूद भी हम भूखमरी के कगार पर पहुंचने से लोगों को बचाने में सक्षम रहे। वरना ये स्थिति ऐसी थी कि हमारे गोदाम तो अनाज से भरे होते और हमारे लोग भूख से मर रहे होते। हालांकि स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। हम कह सकते हैं कि भारत में भूखमरी और गरीबी विद्यमान है, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भी देखा कि भारत में गरीबी विश्व में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या के आधार पर। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में जो मौसमी निर्धनता है या मौसमी भूखमरी है उसमें लगातार कमी आई है। 83 में 5.6 से फिर 1.1 और अब 0.6% रह गई है, यानी लगभग 90% की कमी आई। और दीर्घकालिक में भी ज़बरदस्त कमी आई है। परिणाम स्वरूप कुल भूखमरी में भी लगातार कमी आई है। ये लगातार कमी हमारी सक्षम पहुंच और सरकार की नीतियां, लोगों का सतत प्रयास, शिक्षा का बढ़ रहा स्तर, लोगों का रोजगार पाना आदि घटक है जो हमें इस भूखमरी से बाहर निकालने में मदद कर रही है। ध्यान रहे, अभी भी हमारा मानव श्रम बेकार पड़ा है। अगर उसको और रोजगार दे दिया जाए तो हमारी स्थिति यहाँ पर 0.6 से 0 हो सकती है, यानी हम भूखमरी से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य रहा है उसमें क्या प्रगति हुई उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने पूर्व अध्याय में भी पढ़ा पालमपुर की कहानी में, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1965-66 में जब हरित क्रांति शुरू होती है तब तक हम खाद्यान्नों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही हमने HYV बीज यानी हाई यील्ड वेराइटी के बीज विकसित कर लिए और हरित क्रांति के रूप में हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता शुरू की, हमारी विश्व पर निर्भरता लगातार कम हो गई। इसी को देखते हुए चावल और जो कृषि का जो उत्पादन यानी गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। हमने 1968 में उस टाइम में इंदिरा गांधी ने एक डाक टिकट जारी किया, यानी ये दिखाने के लिए कि हमने गेहूं की क्रांति शीर्षक नाम से जारी किया कि हम अब गेहूं उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं या आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है, जो ये दिखाता है कि हमने सतत प्रयास भी किया है और हमने गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने में लगभग सफल भी हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है? जैसे कि हमने देखा 70 में जो हरित क्रांति, 70 का दशक बोला है, 70 का दशक का मतलब होता है 1961 से लेकर 1970। ध्यान रहे, 70 के दशक का मतलब 1961 से लेकर 1970। 70 के दशक में के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी अकाल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा बनाया गया बफर स्टॉक इतना था कि हमें खाद्यान्नों के रूप में आत्मनिर्भर बना दिया। यानी हमारी मांग अगर 5 किलो की है तो अभी हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया बफर स्टॉक 10 किलो से भी ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप जैसे ही खाद्यान्न की कमी आएगी, सरकार अपने गोदाम यानी जिसको हम स्टॉक कहते हैं, स्टॉक खोल देगी। परिणाम स्वरूप लोगों को खाद्यान्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी है और साथ साथ में खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहा है। ये सारा का सारा जो श्रेय है वो जाता है हमारी हरित क्रांति को, और इस हरित क्रांति के शुरू करने वाले हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत है जो पिछले 30 सालों में यानी 70 के दशक के बाद से खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। सरकार सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में देश की जो खराब स्थिति है उसमें भी अनाज उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हमारे पास सरकार के द्वारा शुरू किए गए 2 घटक है। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक का मतलब ये हुआ सरकार की एक संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम। भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम के माध्यम से सरकार क्या करती है? MSP पर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर किसानों से खाद्यान्न खरीदती है
ताकि किसानों को उचित कीमत मिल सके। जैसे आपने बच्चों देखा होगा, घर में सुना होगा कि सरकार के द्वारा गेहूँ, सरकार के द्वारा चावल, सरसों के भाव इतने रुपए निर्धारित कर रखे हैं, इससे कम नहीं होगा। इसी निर्धारित रुपए को ही हम क्या कह देते हैं, एमएसपी। ये फसल से पहले ही सरकार निर्धारित कर देती है ताकि किसानों को आय से सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद इसी एमएसपी पर जो खरीदारी करती है उसी को हमने एफसीआई यानी खाद्य फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या भारतीय खाद्य निगम कह दिया। ये क्या करती है, ये गेहूं, चावल, सरसों सभी खाद्यान्न फसलों को खरीदती है एमएसपी पर और उसका फिर एक बफर स्टॉक बना लेती है, यानी इकट्ठा कर लेती है ताकि आने वाले समय के लिए या फिर वे विकट परिस्थिति से बचने के लिए सरकार तैयार रहे। दूसरी ओर खाद्यान्नों की कीमतों में कमी न हो, तीसरी किसानों की आय है वो भी बढ़ती रहे। तो फिर इस स्टॉक का सरकार करती क्या है, क्योंकि हमने देखा भारत में 22 करोड़ लोग निर्धन हैं और इस निर्धनता को दूर करना हमारा मकसद है, इसलिए हम 3 प्रकार के कार्ड वितरित करते हैं। राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया और एपीएल कार्ड हो गया। इन तीनों कार्डों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं। वो सारा खाद्यान्न इन्हीं बफर स्टॉक से, यानी जो सरकार खरीद के लेके आती है या एफसीआई के माध्यम से सरकार खरीदती है, वही बफर स्टॉक होता है और वो जो वितरित किया जाता है लोगों को, इस प्रणाली को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। विद्यार्थियों, आपने नाम सुना होगा कोटा की दुकान। जैसे कुछ जगह बोलता है कोटा आ गया है या कोटे की दुकान आ गई है, कहीं पर आ गया कि राशन की दुकानें खुली हुई है, कहीं पर कुछ दूसरे नाम से पुकारते होंगे। तो इस प्रकार क्षेत्र वाइज इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन नाम यही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी एक ऐसी दुकान शहरी क्षेत्र के मोहल्ले में और गाँव में 1 या 2 ऐसी दुकानें जहाँ पर आपको राशन कार्ड दिखाकर सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध होता है। जैसे अंत्योदय योजना के लिए हमने देखा था 35 किलो अनाज प्रति परिवार को फ्री मिलता है। हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी अनाज 1 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज का मतलब मक्का, बाजरा आदि दिया जाता है, ताकि लोगों को खाद्यान्नों की दृष्टि से सुरक्षित किया जा सके। मोटा अनाज देने के पीछे एक रोचक कहानी है। विद्यार्थियों, मोटा अनाज क्यों दिया जाता है, वीडियो को पॉज करके समझिए। गरीबों का मुख्य भोजन मोटा अनाज। इस मोटे अनाज को अमीर लोग कम खरीदते हैं, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी होने का चांस कम रहते हैं और खाद्यान्नों की पहुंच गरीबों तक होती है। मिलावट न हो और अच्छा खाद्यान्न गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए मोटे अनाज को भी इसमें शामिल किया गया है। गेहूं और चावल भी साथ साथ में वितरित किए जाते रहे। हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लाख टन में किस प्रकार से बढ़ा। हम एक डाटा लेते हैं, चार्ट के माध्यम से देखते हैं। विद्यार्थियों, आपको चार्ट पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे इस चार्ट के माध्यम से हम क्या देखते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि खाद्यान्न लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो कुछ गिरावट भी दिखाई दे रही है। 2010-11 से लेकर 11-12 में उत्पादन बढ़ा है, 12 से 14 और 15 में वापस गिर गए हैं। तो ये मौसमी जो दशा है या मानसून का अनुकूल नहीं होने के कारण हमारा उत्पादन कम भी हो सकता है, लेकिन कमोबेश 1960 में जो हमारा 60-61 में हमारा उत्पादन लगभग 75 मिलियन टन था, 75 लाख करोड़ टन था, वो बढ़कर 325 या 320 मिलियन टन के आसपास हो चुका है। तो ये दर्शाता है कि हम खाद्यान्नों में लगातार आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारे बफर स्टॉक लगातार भर रहे हैं। इस तालिका के माध्यम से आप बहुत से क्वेश्चन समझ सकते हो, देखते ही आपको पता लग जाता है, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आप तुलना कर सकते हैं किस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक रहा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बना के बताता हूँ। सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष रहा, आप कहोगे 21-22 में रहा। किस वर्ष सबसे न्यूनतम उत्पादन रहा, आप कहोगे 60-61 में रहा। किस वर्ष उत्पादन में गिरावट आई, आप कहोगे 11-12 की तुलना में 14-15 में गिरावट आई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तीव्र वृद्धि कब हुई, 1990 से लेकर 2010-11 तक आप देखोगे तो सर्वाधिक वृद्धि को दिखा रहा है। लगभग 175 से बढ़कर हम 240 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम खाद्यान्न का उत्पादन देखते हैं। बफर स्टॉक पर वापस आते हैं। विद्यार्थियों, जैसे आपको पहले बताया, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक वो भंडार जो न्यूनतम हो, यानी ऐसा भंडार जो किसी सरकार के लिए न्यूनतम इकट्ठा करना जरूरी है, वो बफर स्टॉक कहलाता है। हमने भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का चर्चा पहले ही कर ली, जो सरकार की एक एजेंसी है या सरकार की कंपनी है जो खाद्यान्न को इकट्ठा करती है, यानी बफर स्टॉक का निर्माण करती है। बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे सरकार ये कह दे कि मुझे 200 लाख टन गेहूं चाहिए 2022 और 23 के लिए, तो सरकार स्वयं खरीदने के लिए तो आती नहीं है। सरकार किसके माध्यम से खरीदती है, एफसीआई के माध्यम से। तो सरकार
एफसीआई को आदेश देगी, भारतीय खाद्य निगम को ऑर्डर करेगी कि आप 200 लाख टन गेहूं और चावल खरीदिए, इतना गेहूं इतनी चावल। तो उस हिसाब से एफसीआई खरीदेगी और उसका भंडार कर लेगी, और इसी भंडार को हम क्या कह देते हैं, बफर स्टॉक कह देते हैं। फिर हम कहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हुआ कि सभी लोगों को जो खाद्यान्नों का वितरण है वो किस प्रकार से हो। सभी लोगों का मतलब अमीर और गरीब नहीं, यानी इस देश में जो लोग जिसको खाद्यान्न की आवश्यकता है उनके पास वितरण किस प्रकार से किया जाए, या फिर हम उच्च आय वाले को किस आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएं और निम्न वाले को किस आधार पर उपलब्ध करवाएं, इसी प्रणाली को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह देते हैं। अनाज के भरे हुए गोदामों के बावजूद इस देश में मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि खाद्यान्नों तक लोगों की पहुंच नहीं है, और जब पहुंच नहीं है तो लोग खरीद नहीं सकते, भंडार भरे रह जाते हैं और लोग बेमौत मर जाते हैं। इसी से बचने के लिए खाद्य निगम ने क्या किया है, विनियम या राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के जो गरीब या निचला तबका है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिनकी आय कम है, उन तक खाद्यान्नों को पहुंचाने का प्रयास करती है। और जो पहुंचाती है इसी वितरण प्रणाली को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंग्रेजी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस कह देते हैं। और कभी कभी आपने सुना भी होगा कि घर में जो गेहूँ आता है तो बोल देते हैं ये पीडीएस की गेहूँ है, कोई बोल देता है ये कोटे की गेहूँ है, कोई कह देता है ये राशन की गेहूँ है। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दिया जाता है। राशन कार्ड सिर्फ गेहूँ और चावल तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूँ, चावल, अन्य आवश्यक वस्तुएं जो सरकार चाहे वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। फिर हम वापस उसी राशन कार्ड पे आते हैं। जैसे हमने देखा था राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अंत्योदय कार्ड, यानी जिसके माध्यम से आपको 35 किलो अनाज बिना किसी भुगतान के मिलता है। दूसरा बीपीएल कार्ड, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसकी उपभोग्य क्षमता कितनी 815 रुपये ग्रामीण और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में नहीं है, वो बीपीएल माना जाता है। उस श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया कार्ड। और एक अन्य लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन यानी एपीएल कार्ड बोलते हैं, उसके आधार पर इन कार्डों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमने देखा अंत्योदय कार्ड में क्या होता है, गेहूं जो दिया जाता है वो फ्री में दिया जाता है। निर्धनता रेखा से जो नीचे रहते हैं उनको थोड़ा सा अधिक कीमत पर, लेकिन फिर भी न्यूनतम कीमत पर दिया जाता है, जैसे 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो, जबकि अंत्योदय कार्ड वालों को बिल्कुल फ्री। एपीएल को 1 या 2 रुपये में तो नहीं दिया जाता, लेकिन 3 से 5 रुपये के बीच या 7 रुपये के ऊपर गेहूँ दिया जाता है, ताकि कुछ रियायत दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से राशन कार्ड है वो 3 प्रकार के हैं। खाद्य सुरक्षा की जो शुरुआत है वो कब होती है, तो हम इसका इतिहास देखते हैं। भारत में खाद्य व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के बाद पृष्ठभूमि में शुरू होती है 1940 के दशक में। 1940 का दशक मतलब 1941 से लेकर 50 तक। क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको पहले 70 का दशक 1961 से बताया था, आप उसको एक बार पुनः रिमाइंड कर ले। 70 के दशक का मतलब होता है 1971 से लेकर 1981, सॉरी 1980, ये 70 का दशक है, यानी जिसमें ये 7 आता रहे। और इसी प्रकार 40 का दशक 41 से शुरू किया 1950 में। तो हमने देखा था 1943 में बंगाल में एक दुर्भिक्ष या एक ऐसा अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोग मारे गए, सिर्फ बंगाल में। कारण क्या था, खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण वितरण प्रणाली सही नहीं थी। तभी हमने या सरकार ने प्रयास किया कि पीडीएस या खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है उसको शुरुआत की जाए, लेकिन हम खाद्यान्नों के अंदर आत्मनिर्भर नहीं थे। लेकिन 60 के दशक के बाद राशन प्रणाली को दोबारा शुरू किया गया, जब हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने लगे या हमारा उत्पादन बढ़ने लगा। और 1970 के दशक में, यानी 70 के दशक में 1971 से 80 के बीच हमने एनएसएसओ की एक रिपोर्ट, एनएसएसओ क्या होता है, एनएसएसओ होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हमारे गरीबी और बेरोजगारी, ध्यान से सुने, एनएसएसओ एक संस्था है जो गरीबी और बेरोजगारी के डाटा जारी करती है। सैंपल सर्वे के आधार पर प्रति 5 वर्ष के बाद हर 5 साल से एनएसएसओ का राउंड शुरू होता है, और उसी राउंड के आधार पर एनएसएसओ खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देती है। अन्य कोई भी गतिविधि जो सरकार एनएसएसओ को सौंपती है वो काम भी एनएसएसओ करता है। 70 के दशक में इसने रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट के अंदर उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से थी लेकिन और अधिक मजबूत बनाने की बात एनएसएसओ ने कही, और सरकार ने इसको माना है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस, जिनकी शुरुआत 1975 में होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि गर्भवती महिलाएं, यानी गर्भ में पल रहा अजन्मा बच्चा और उसकी माँ, और 5 साल से कम उम्र के या 6 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण से शिकार होते हैं। वो हाशिए पर बैठी हुई हमारी जनसंख्या है जो सबसे पहले किसी दुर्भिक्ष का शिकार होती है।
तो 75 में हमने एकीकृत बाल विकास सेवा शुरू की। उसके बाद में 77-78 में काम के बदले अनाज योजना शुरू कर दी, यानी लोगों ने को रोजगार दिया गया और रोजगार के बदले में अनाज दिया गया। जैसे किसी व्यक्ति को 100 दिन का काम देना है और 100 दिन में हमने क्या किया, उसको एक दिन के 20 किलो के हिसाब से गेहूं दे दिया, यानी कुल मिलाकर हमने उसको 20 क्विंटल गेहूं दे दिया। तो उसका परिवार अगर 8 व्यक्तियों का या 10 व्यक्तियों का है तो भी उसके लिए गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। ध्यान रहे, काम के बदले अनाज में वेतन नहीं दिया जाता, या कुछ वेतन दिया जा सकता है लेकिन बाकी काम दिया जाएगा। योजना 77-78 में शुरू की गई, लेकिन अब ये योजना मनरेगा में मर्ज कर दी गई है, यानी नरेगा में मिला दी गई है। इन वर्षों में कई कार्यक्रम और भी शुरू किए गए। कार्यक्रम को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया, किसी को मिला दिया गया, कोई नया कार्य शुरू किया गया। फिर हमने जैसे पढ़ा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया, यानी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम PAP शुरू किया, जिसका मतलब था कि हमें गरीबी को पूर्णतः खत्म करना है। और हमारी सरकार का ये उद्देश्य भी रहता है कि गरीबी को यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके सरकार कैसी भी योजना लेके आए, इस दुर्भिक्ष से या इस बीमारी से लोगों को बाहर निकाला जाए। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। इससे स्पष्ट है कि खाद्य घटक भी है, इसमें खाद्यान्नों की जो सुरक्षा है वो भी दी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसे ही बच्चों जैसे पिछली कक्षा में आपने मिड डे मील खाया होगा, यानी दोपहर का भोजन, वो भी खाद्य सुरक्षा का ही एक घटक है। यानी बच्चे भूख से परेशान न हो, कुपोषित न हो, एनीमिया की स्थिति न हो, उसका वजन कम न हो, इसलिए मिड डे मील शुरू किया गया है। अधिकतर PAP मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में वृद्धि करते हैं ताकि वो लोग अपनी आय के माध्यम से खाद्यान्न को खरीदने में सक्षम हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ घटकों को हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि सरकार ने कैसे प्रयास किया है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक जो शुरू की गई थी, उसमें सभी के लिए जो गेहूं दिया जाता था, उस गेहूं की कीमत 3 रुपये 34 पैसे प्रति किलो के हिसाब से थी, जबकि गेहूं 2 रुपये 34 पैसे और चावल 2 रुपये 89 पैसे थी। फिर 1992 में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें संशोधित किया गया और पिछड़े ब्लॉकों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता है वो 20 किलो निर्धारित कर दी गई और उसकी कीमत पहले की तुलना में बढ़ गई है। 2 रुपये 80 पैसे गेहूं और 3 रुपये 77 पैसे चावल कर दिया गया। फिर 1997 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्रम देखिए, 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 92 से संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर 97 से लक्षित सार्वजनिक प्रणाली। यह लक्षित का मतलब हमने टारगेट कर दिया है किस वर्ग को हमें लाभ पहुंचाना है। तो निर्धन, गैर निर्धन, BPL और APL, जैसे हमने 3 कार्डों की स्थिति देखी थी, वैसे ही तीनों परिवारों को कितना गेहूं दिया गया, 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड दिया गया। और गेहूं का भाव क्या था, 4 रुपये 15 पैसे BPL के लिए और चावल का मूल्य 5 रुपये 65 पैसे। किसके लिए, BPL के लिए। अंत्योदय तो इस टाइम में नहीं है, लेकिन BPL के लिए है। और अब देखिए APL जो गरीबी रेखा से ऊपर है, उनको गेहूं 6 रुपये 10 पैसे के हिसाब से दिया गया और चावल 8 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, यानी उनको सहायता है वो कम दी गई है। इसके बाद में 2002 में हम जो गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीब है, जिनके पास राशन तो नहीं है लेकिन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, तो ऐसे परिवार को हमने कह दिया अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार को अन्न की जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो 2002 में शुरू की गई। ये वो व्यक्ति है जो निर्धनों में भी सबसे ज़्यादा निर्धन है। यानी हम कहें कि ये 10 आदमी निर्धन है और उसकी लाइन से शुरू कर दे, जैसे ये आदमी दिन के 10 रुपये कमाता है, ये 9 कमाता है, ये 8 कमाता है, ये 7 कमाता है, ये 6 कमाता है, और जो लास्ट में कुछ नहीं कमाता, 0 कमाता है, उसी को हमने अंत्योदय मान लिया। ध्यान रहे, इन सबको हमने गरीब माना है और गरीब में भी BPL माना है, लेकिन जो कुछ नहीं कमाता उसको हमने अंत्योदय माना है। तो इस प्रकार से 2002 में अंत्योदय योजना शुरू की गई। 35 किलो अनाज 2 रुपये किलो गेहूं से और 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से उनको वितरित किया गया, लेकिन बाद में इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया और आज अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। फिर आती है अन्नपूर्णा योजना। इसकी शुरुआत 2000 में सरकार के द्वारा की जाती है। ये क्यों की गई, क्योंकि अंत्योदय योजना के माध्यम से हमने गरीबों को कवर कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति अभी श्रम में अपना योगदान नहीं देते हैं, यानी जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है, खाद्यान्न नहीं है, या अकेले रह रहे हैं, या गरीबी की स्थिति में है, ठीक है, तो आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है, ऐसे लोगों को निःशुल्क यानी बिना पैसे 10 किलो अनाज देने की स्कीम 2000 में शुरू की गई। इसके बाद 2013 में सबसे महत्वपूर्ण योजना, याद रखना बच्चों, इसी पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया। मकसद क्या था, योग्य परिवार को प्रति आदमी 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाएगा। कौन सी प्रणाली के तहत,
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ध्यान रहे हमारे देश की लगभग 75% ग्रामीण आबादी और लगभग 50% यानी आधी शहरी आबादी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर होती है। यानी लगभग गांव में 4 में से 3 आदमियों को ये सुविधा मिलती है और शहर में हर 2 में से 1 को। बहुत ही अच्छी स्कीम है। गरीबी, निर्धनता, भूखमरी मिटाने में सबसे सहायक सिद्ध होने वाली योजना है और सरकार इस योजना को लेकर आई है और इस योजना के सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। योजना का विस्तृत रूप से देखते हैं। योजना 2013 में लाई गई, 13 में अधिनियम आया। खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा दी गई ताकि सस्ती कीमतों पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा सके, लोग अपना गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके, लोगों को किसी के सामने भीख के लिए हाथ न फैलाना पड़े, लोग अपना जीवन स्वतंत्र होकर जी सके। ऐसी भावनाओं के साथ इस प्रणाली को लाया गया। जैसे हमने ऊपर देखा कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी लोग इस योजना के तहत कवर होते हैं। 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाता है। प्रति व्यक्ति 5 किलो का मतलब अगर किसी के परिवार में 4 सदस्य है तो 20 किलो अनाज दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति 4 किलो है, इसलिए अगर किसी के परिवार में 10 सदस्य है तो 50 किलो अनाज दिया जाएगा। भाव क्या रहेगा? गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये। आप सोचो 1 क्विंटल गेहूँ सरकार मात्र 200 रुपये में दे रही है, जबकि बाजार भाव 2200 से 2400 रुपये है। तो आप सोच सकते हैं कि गरीबों को कितनी मदद इससे मिलती है। इन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य स्थिर बनाने और सामर्थ्य के अनुसार कीमतों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की सरकार की नीति सर्वाधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई है। सरकार ने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में जो योजना शुरू की गई है, खाद्य सुरक्षा मिशन जो शुरू किया गया है या खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लेके आई है, वो बहुत ही प्रभावी हुआ है। एक अन्य योजना को देखते हैं जिसका हमने ऊपर जिक्र किया, अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत जो 2000 में की गई थी। 1 करोड़ लोगों को फ्री में 35 किलो अनाज दिया जाता है, जो पहले 3 रुपये किलो की सहायता से दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं 2002 के बाद में पहले 25 किलो था, बढ़ा के 35 किलो कर दिया गया है। तो इस योजना से भी 1 करोड़ लोग भूख से या आसे पर जाने से बच गए हैं। सार्वजनिक प्रणाली और बफर स्टॉक का हमने देखा किस प्रकार से सरकार ने उपयोग किया और किस प्रकार से ये प्रभावी सिद्ध हुआ, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन उसके कुछ ऋणात्मक प्रभाव है। विद्यार्थियों, सरकार अगर बफर स्टॉक में सारा अनाज इकट्ठा कर लेगी तो बाजार में अनाज कहाँ से आएगा? पहली समस्या है। इसलिए जो बफर स्टॉक शुरू किया गया है उसकी जो मात्रा है वो निर्धारित कर देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। हम देखेंगे आगे कि ज़रूरी कितना है। जैसे हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे कि जो बफर स्टॉक है, नॉर्म यानी सरकार कितना खरीदना चाहिए सरकार को? 210.4 मिलियन टन, 210.4 लाख टन। लेकिन एक्चुअल में सरकार ने स्टॉक कितना कर रखा है? 772.33 मिलियन अप्रैल 2021 में था। यानी जितनी जरूरत थी उसका 3 गुना जो उत्पादन है वो सरकार ने इकट्ठा कर रखा है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? खाद्यान्न बाजार में नहीं आ पाएगा और कीमतें बढ़ती जाएगी। तो सरकार की योजना है वो सही रूप से, प्रभावी रूप से लागू हो जरूरी नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भंडार है उसकी जो मात्रा है वो सीमित की जाए ताकि बाजार में अनाज आ सके। दूसरी ओर अनाजों से जो भंडार तो भरे हुए हैं लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं या लोगों के पास खरीदने के लिए आय नहीं है। लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकालिए, लोग गरीबी से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। गरीबी से अपने आप बाहर निकल जाएंगे तो इस बफर स्टॉक की गेहूं की इनको जरूरत ही नहीं है। आप रोजगार दे दो, रोजगार दोगे तो ये लोग आत्मनिर्भर होंगे, गरिमामय जीवन जिएंगे और बाजार से गेहूं खरीदने में सक्षम भी होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या, जैसे बच्चों आपने अखबार में भी पढ़ा है, स्टॉक में पड़ा हुआ गेहूं सड़ता रहता है, बारिश के टाइम में भीगता रहता है, चूहे खाते रहते हैं, आदमियों तक नहीं पहुंचता, आदमी मरते रहते हैं। ये दिनों दिन घटना आती है और हमारा जो सबसे बड़ा अदालत, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कह देते हैं या सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं, उन्होंने भी सरकार को कहा है कि तुम्हारे लोग भूख से मर रहे हैं, गरीब हैं, खरीद नहीं रहे हैं, चूहे अनाज खा रहे हैं, काय की समझदारी है, आप इन लोगों को ये अनाज मुफ्त में बांट क्यों नहीं देते? विद्यार्थियों ध्यान रहे, सरकार मुफ्त में अनाज दे नहीं सकती, सरकार की भी बाध्यता है, चाह कर भी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि बहुत से आर्थिक पहलू है इसके पीछे जिसका हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। जैसे वर्तमान में आप मुद्रास्फीति की स्थिति देख रहे हो, हमारे देश में किस प्रकार से विकराल रूप ले रखी है। अगर फ्री में देंगे तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं, अर्थव्यवस्था असंतुलित हो सकती है। लेकिन कोर्ट का काम कहना है, सरकार के ऊपर मानना और न मानना निर्भर करता है। लेकिन फिर भी हम संवेदनशील हैं तो इन भंडारों की सुरक्षा तो कम से कम कर ही सकते हैं। स्टॉक की तुलना में अत्यधिक भंडार है, जैसे हमने देखा कि 3 गुना सरकार के पास ज़्यादा भंडार है जितना होना चाहिए उससे। तो इसके पीछे हमने देखा कि जब भंडार ज़्यादा होंगे परिणाम स्वरूप कीमतें तीव्र गति से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मान लो बाजार में 10 क्विंटल गेहूं की मांग है और उत्पादन 15 क्विंटल का हुआ, सरकार को 5 क्विंटल ही खरीदना चाहिए,
तो 10 क्विंटल बाजार के लिए बच गया। लेकिन सरकार ने क्या किया, 15 में से 10 क्विंटल खरीद लिया। अब बाजार के लिए कितना बचा, 5 क्विंटल। खरीदने वाले कितना है, 10 क्विंटल। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कीमत पर भी खरीदने को तैयार होंगे। परिणाम स्वरूप कीमतें लगातार बढ़ती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर अनाज ज़्यादा खरीदेंगे, अगर भंडार ज़्यादा होगा तो अनाज महंगा हो जाएगा। मुख्यतः दो ही फसलें, गेहूँ और चावल को ही हम इस खाद्यान्न के अंदर शामिल क्यों कर रहे हैं या भंडारण में शामिल क्यों कर रहे हैं। मोटे अनाजों को सरकार गौण कर देती है या महत्व नहीं देती है, जबकि हमें पता है गरीबों का मुख्य खाद्यान्न ही क्या है, मोटा अनाज है। बच्चों, बहुत से बच्चे हैं जो मोटे अनाज को अच्छा नहीं मानते या खाते नहीं हैं। आपको बता देता हूँ, मोटे अनाज में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ उसके अंदर अन्य मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर का पानी अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसको सुरक्षित रखती है, हमें एनीमिया से बचाती है। इसलिए मोटा अनाज ज़रूर खाना चाहिए। हमें एक भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि मोटा अनाज सिर्फ गरीबों का है। आपको मैं डाटा के माध्यम से बताता हूँ। बिहार में लोग चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं। राजस्थान में लोग बाजरा खाते हैं, यानी मोटा अनाज खाते हैं। राजस्थान में एनीमिया यानी खून की कमी की स्थिति नहीं है। आप डाटा उठा के देख लीजिए, आप सरकार के आंकड़े देखिए। लेकिन बिहार में ये सी दिक्कत होगी, वेट ज़्यादा होगा लेकिन खून नहीं होगा। राजस्थानी पतले ज़रूर होंगे लेकिन खून भरपूर होगा। और ये अनाज मोटे अनाज है, इसी की देन है। अब आप कहोगे हमने तो नहीं कहा है, ये हमारी वंशानुगत स्थिति है, हमने अभी मोटा अनाज खाना छोड़ा है, तो इसका दुष्प्रभाव या दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर जरूर पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमें मोटा अनाज खाएं तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं, न्यूनतम समर्थन कीमतों के बढ़ने से सरकार के खाद्यान्नों की वसूली लागत है वो बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न महंगे हो जाते हैं। जैसे पहले सरकार 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से गेहूँ खरीदती थी, आज बढ़कर 2,000 हो गए हैं। तो सरकार पे पैसे का या वित्तीय भार भी बढ़ रहा है और लागतें बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है वो महंगा होता है। तो या तो सरकार को सहायता देनी पड़ती है या फिर जो जिसको खाद्यान्न दिया जाता है उसको महंगा खाद्यान्न मिलेगा। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत के कारण अनाज है वो महंगा होता गया। जैसे हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में गेहूं का स्टॉक किया गया और वो स्टॉक ले जाकर महाराष्ट्र में खपत किया जाता है, तो परिवहन लागत है वो लगातार बढ़ जाती है, जो इस खाद्यान्न को महंगा बना देती है। हाल के वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में है उसमें गिरावट आई है, यानी पीडीएस के जो गेहूं खरीद है उसमें गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि पहले सभी परिवारों को समान कीमतों पर गेहूं मिलते थे, लेकिन आजकल सरकार ने क्या किया है, एपीएल परिवार को महंगा गेहूं दिया है। अब वो पॉवर्टी लाइन, जैसे हमने पीछे चार्ट में देखा था, मान लो बीपीएल को 2 रुपये दिया, एपीएल को 8 रुपये महंगा कर दिया या 10 रुपये किलो दे दिया, यानी कीमतों में मात्र 2 से 4 रुपये का बाजार कीमत में फर्क रखा गया। परिणाम स्वरूप लोगों ने इसकी घटिया क्वालिटी को देखते हुए अनाज एफसीआई से खरीदना कम कर दिया और बाजार से खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त गेहूं खरीदना अब लोगों के लिए महंगा हो गया। परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं लेकिन वितरण नहीं हो रहा है। दूसरी जो समस्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वो है कि गेहूं या फिर चावल घटिया किस्म का है, जैसे हमने पहले जिक्र किया, चूहे खा जाते हैं या फिर अनाज सड़ जाता है, बारिश से भीग जाता है। और सबसे बड़ी बीमारी है वो है कालाबाजारी। कालाबाजारी का मतलब अवैध रूप से खाद्य सुरक्षा में प्राप्त गेहूं लोगों तक न पहुंचाकर बाजार में बेच देना कालाबाजारी कहलाती है। सरकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका भारत के विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इस खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जो सहकारी समितियां, यानी ऐसी समिति जो सरकार से अनुरक्षित है लेकिन लोग भी उसके सदस्य हैं, जिसको आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कह देते हैं, यानी सहकारी समितियां, ये क्या करती है, ये खाद्यान्नों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तमिलनाडु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 94% सहकारी समितियों के माध्यम से ही जो राशन वितरण की जो दुकानें हैं, जिसको हम पीडीएस सिस्टम कह देते हैं या पीडीएस की दुकानें हैं, वो चलाई जाती है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता समिति हो गई, दिल्ली में मदर डेयरी हो गई। ऐसे ही दूसरे राज्यों में मदर डेयरी दूध के साथ साथ सब्जियां और बाकी चीज़ें भी उपलब्ध करवाती है। इसी प्रकार गुजरात में अमूल जो दूध उत्पादक एक सहकारी समिति है, वो दूध उत्पादन और वितरण में किसानों की मदद करती है या लोगों की मदद करती है। इसी प्रकार से ये बनी हुई सहकारी समितियां हमारी मदद करती हैं ताकि लोगों तक वितरण प्रणाली में सुधार किया जा सके, कालाबाजारी को रोका जा सके। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक अकेडमी चल रही है जिसका नाम है एडीएस, यानी अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जो अनाज बैंक की स्थापना करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता करती है, यानी एनजीओ बनाने के लिए। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ। और सहकारी समितियों की मदद करती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है। ये एक सराहनीय प्रयास है जो महाराष्ट्र सरकार का या महाराष्ट्र के अंदर जो शुरू की गई एडीएस जो अकेडमी है उसका, ताकि लोगों को अच्छा और सुरक्षित और सुलभ
खाद्यान्न मिल सके और लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। दिया गया चार्ट हमने पहले ही देख लिया कि किस प्रकार से हमारा जो बफर स्टॉक है सरकार ने कितना निर्धारित किया है। जैसे हमने देखा बफर स्टॉक है वो 210.4 मिलियन का है, जबकि एक्चुअल में 772.33 मिलियन टन का है। तो खाद्यान्न भरे हुए होने के बावजूद भी इसका वितरण सही होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, ये कक्षा 9 के अर्थशास्त्र पुस्तक की अंतिम स्लाइड है। हमने इसमें 4 अध्याय पढ़े। पहला पालमपुर की कहानी, फिर संसाधन, मानव संसाधन, फिर इसके बाद में हमने तीसरा जो अध्याय पढ़ा गरीबी का, और चौथा खाद्य सुरक्षा का। इन चारों अध्यायों के माध्यम से हमारा प्रयास रहा कि कुछ जो शब्द है, जो आर्थिक है, जो आगे चल के कक्षा 10 और बड़ी कक्षाओं में आपको अर्थशास्त्र पढ़ने में मदद करेंगे, उनका अर्थ देखा। हमने सरकार का सिस्टम समझा, हमने आर्थिक गतिविधियों के बारे में समझा, हमने देखा हमारा ग्रामीण परिवेश कैसा है, हमारे संसाधन का, हम मानव संसाधन का यूज कैसे कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारी जो गरीबी है, जो देश की एक समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। हमने फिर देखा कि जो हमारी खाद्यान्न का संकट है या खाद्यान्न की स्थिति है, उसके लिए सरकार सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है। तो इन 4 अध्यायों के माध्यम से हमने इस अर्थशास्त्र की बुक को पढ़ा है। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को बार बार देखना। आशा करता हूँ आपके सारे के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ से कवर हो गए होंगे। वीडियो को अभी देखना, फिर बाद में देखना। आप फिर भी कोई अगर समस्या से ग्रसित हैं या आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बाद में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, अपने दोस्तों को बताना जो आपके सहपाठी हैं, आपकी कक्षा में हैं, या जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट के लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में कुछ क्वेश्चन जो अर्थशास्त्र से संबंधित पूछे जाते हैं, उनका आधार कक्षा 9 और 10 की किताब ही है या पुस्तक है जो यहाँ आपको कवर करके दी जा रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आगे फिर हम किसी दूसरी स्लाइड के साथ भूगोल को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।